जैसे कि आप कोई सेल देखते हो और उसकी मेम्ब्रेन देखते हो, तो उसके ऊपर क्या है, कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह अटैच होते हैं, ठीक है। और इन कार्बोहाइड्रेट को अगर आप जो है माइक्रोस्कोप में देखो, तो ये आपको एक लेयर की तरह नजर आते हैं। जैसे आपको ये जो है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको एक लेयर की तरह नजर आएंगे, ठीक है। और ये सारे आपके कहाँ पर है, नॉन साइटोसोलिक साइड है, मतलब जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी तरफ है, ठीक है। और या तो ये ओलिगोसेक्राइड से बने हैं, या फिर आपका ओलिगोसेक्राइड में अगर आप देखो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, या कहीं ना कहीं यहाँ पर लिपिड से या फिर प्रोटीन से ये अटैच है, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पर प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, वो इनसे अटैच है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर क्या है, आपका रिपल्शन क्रिएट कराए रखता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज रहता है, जो सल्फेट कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज बनाए रखता है, जिससे आपका जो सेल वगैरह है वो आपकी कोलाइड नहीं करती है, रिपल्शन में रहता है। इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, आपको ना भी कुछ याद रहे या समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, इसका आपका फार्मा में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तब नजर आता है। नेक्स्ट क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। जैसे आपका स्ट्रक्चर प्रोटीन है, कैटालिटिक प्रोटीन है, सिग्नल ट्रांसपोर्टर है और सिग्नल ट्रांसड्यूसर है। स्ट्रक्चर प्रोटीन में मैंने आपको रेस और एनकाइरिन, सॉरी एनकाइरिन स्पेक्ट्रन, और आपको एक बताया था बैंड 3, जो कि आपका क्या है, क्लोराइड शिफ्ट में काम करता है। क्लोराइड शिफ्ट आपकी कहाँ होती थी, रेस्पिरेशन में होती थी। आपका आरबीसी के साथ ये रिएक्शन आपकी जो है चल चल रही थी, जो भी आपका रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लोराइड शिफ्ट में आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान आरबीसी के अंदर ये प्रोसेस होती है, क्लोराइड शिफ्ट की, जो आपकी चलती है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन के बीच, ठीक है। कैटालिटिक प्रोटीन आपका एडेनाइलेट साइक्लेज है। जब आप जीपीसीआर पढ़ोगे तो ये आपका एक सिग्नलिंग कास्केड में एक मॉलिक्यूल है जो आपका हेल्प करता है, जो सिग्नल को न्यूक्लियस तक लेके जाता है, ठीक है। सिग्नल ट्रांसपोर्टर जीपीसीआर है। सिग्नल ट्रांसड्यूसर रैस है। अब सबसे पहले आप इस रैस को ना बहुत जगह पढ़ने वाले हो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये रैस की स्टार्टिंग आपकी जो है वो रेड से हुई थी। रैस में सबसे पहले इस प्रोटीन को देखा गया था। ये क्या करता है, रेड आपका स्मॉल जीटीपीएस मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि आपका सिग्नलिंग को मॉड्यूलेट करता है, घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है। और जितने टाइप के आप कैंसर पढ़ोगे, उसमें हर टाइप के कैंसर में आपको रास का रोल मिलेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ये आपको आज समझ में आ जाएगा। तो ये आपके कुछ टाइप के प्रोटीन है जिनको आप इन बेसिस पर भी आपका डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले, अगर आपको, आपने अगर पिछली स्लाइड्स में यहाँ देखा है, इधर, तो आपको यहाँ पर एक आयन चैनल दिखाई दिया था, ठीक है। एक आपको ट्रांसपोर्टर दिखाई दिया था, एक जगह आपको पोर्ट्स वगैरह दिखाई दिए थे, और एक इस तरीके से पास आउट कर रहा था, ठीक है। अब इस कंप्लीट ट्रांसपोर्ट को आपको समझना है कि ये ट्रांसपोर्ट हुआ कैसे, चला कैसे, कौन कौन से चैनल हैं और किस टाइप के आपके ट्रांसपोर्टर है। हम सारे तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए मेन है या आपको समझ में आ जाएगा होते क्या। पहला क्या है, कैरियर प्रोटीन। कैरियर क्या है कि जो आपका मॉलिक्यूल को लेके जाता है। अब कैरियर प्रोटीन में अगर आप देखो तो ये यूनिपोर्ट भी हो सकता है, कि आपका एक कंपाउंड जो है ट्रेवल कर रहा है, सिंगल आपकी डायरेक्शन है, वो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। तो अगर आपका मेम्ब्रेन के डायरेक्शन देखो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और एक सिंगल सोल्यूट ट्रेवल कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर H पॉजिटिव है, अगर वो सिर्फ H पॉजिटिव ट्रेवल कर रहा है तो वो आपका यूनिपोर्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये आपका क्या करता है, मैटर डिसाइड नहीं करता है, और ये प्रोसेस आपकी एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है, दैट इज यूनिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिम्पोर्ट। अब आप तीन चीजें पढ़ते हो, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। एक्चुअल में क्या है, आप जब बुक में पढ़ते हो सबसे कंफ्यूजिंग टर्म यही है, या टीचर भी आपको पढ़ाता है तो वो क्या करता है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट पढ़ा देता है, को ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ाता है। एक्चुअली में को ट्रांसपोर्ट के ही एग्जाम्पल आपके सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट हैं। अगर किसी जगह पर ड्रग के एक्शन में आपका को ट्रांसपोर्ट लिखा है, तो उसका मतलब है कि वो सिम्पोर्ट वाले
रिएक्शन को भी ब्लॉक कर सकता है और एंटीपोट वाली रिएक्शन को भी ब्लॉक कर सकता है। अब सिम्पोट क्या है? सिम्पोट में आपको दो सोल्यूट चाहिए और ये दो सोल्यूट आपके डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सोल्यूट H पॉजिटिव है और वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, इस तरफ भी आप H पॉजिटिव ले रहे हो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये नहीं चलता है। सिम्पोट में आपको दो अलग जो है सोल्यूट चाहिए। अगर आप ये सोचो कि अगर आपका सिम्पोट हो रहा है और दोनों सोल्यूट आपके एक जैसे हो, तो नहीं होगा, आपको दो अलग अलग सोल्यूट चाहिए। एक आपका हाइड्रोजन है तो एक आपका सोडियम आयन हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सिम्पोट में क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, या तो वो आपका साइटोसोलिक साइड मूव कर रहा होगा या वो आपका नॉन साइटोसोलिक साइड मूव कर रहा होगा, ठीक है, जो भी आपके दो सोल्यूट है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैन बी टूवर्ड साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एंटीपोड में भी आपको दो सोल्यूट चाहिए और दोनों डिफरेंट चाहिए और ट्रांसपोर्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक सोल्यूट ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों को सिम्पोर्ट एंटीपोड को मिला के ही आप कोड ट्रांसपोर्ट बोलते हो, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी है कि यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में आपको कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहते। और ज्यादातर यहाँ पर आप क्या देखते हो कि एक्टिव पैसिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो एक्टिव हो, लेकिन पैसिव भी होता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो जाए तो वो आपका पैसिव हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्टिव और पैसिव बता देता हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, देखो। पैसिव का मतलब है कि जो प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स को क्या करे, आपका फेवर करे। अब आप चाय पीते हो तो चाय आपकी क्या होती है, गर्म होती है, तो चाय को आप रख दो तो वो खुद से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक आप लेते हो, कोल्ड ड्रिंक आपको दुकान वाले भैया जो है वो ठंडी फ्रिज से निकाल के देते हैं, वो क्या होता है, आप उसको रख दो, गर्म हो जाती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कोई अपनी तरफ से कोई एनर्जी कुछ नहीं लगाई, तो थर्मोडायनामिक्स इस प्रोसेस को जो है फेवर करता है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस क्या है, एक्टिव प्रोसेस में क्या है, जहां पर आपको कोई एनर्जी लगानी पड़े और थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस उसको फेवर ना करे, ठीक है। आपने चाय गर्म है, चाय को आपको गर्म ही रखना है तो आपको किसी ना किसी हीटिंग प्लेस पे उसको रखना पड़ेगा, तभी चाय आपकी गर्म रहेगी। कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखना है तो आपको रेफ्रिजरेटर में रखना ही पड़ेगा। दैट इज द एक्टिव प्रोसेस, जहां पर आप किसी ना किसी टाइप से एनर्जी दे रहे, ठीक है। आपके घर में पानी आता है तो आप क्या करते हो, मोटर चला देते हो ताकि पानी छत पे रखी टंकी में चला जाए, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से एनर्जी दे रहे हो। अब इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कब, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पैसिव में क्या है, आपको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप आपका ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, आपको कोई एटीपी या कुछ और खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके देखो चैनल्स। अब आपने यहाँ पर क्या देखा था कि यूनिपोर्ट और सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब चैनल से ट्रांसपोर्ट कैसा होता है और कितने टाइप के आपके चैनल, जैसे आपने कितनी ड्रग पढ़ी है जो आपकी चैनल्स पे काम करती है, आयन चैनल्स पे काम करती है। आपने लोकल एनेस्थीसिया पढ़ा है जिसमें आप क्या बोलते हो, सोडियम गेटेड आयन चैनल, जो आपके ब्लॉक करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में। आपने कितनी ड्रग पढ़ी है जो आपके कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, खासकर सीवीएस वाली जो ड्रग है, जो आपके हार्ट वाले सिस्टम पे काम करती हैं। इवन आप जो ओआरएस लेते हो वो भी कहीं ना कहीं आपके किसी चैनल पे काम करता है, तभी आपकी जो है डायरिया ठीक होता है, ठीक है। तो आयन चैनल्स का रोल बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ अगर आप सीएनएस में चले जाओ तो सीएनएस में आपको पता है क्लोराइड चैनल जो कि आपका गाबा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके साथ साथ कैल्शियम चैनल, आपके सोडियम चैनल जो आपके आपका ग्लूटामेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूटामेट आपका न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, तो ये आयन चैनल्स ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। तो आपका ये जितना भी आपका मेनली ड्रग के एक्शन है, रिसेप्टर के बाद अगर कोई चीज रिस्पॉन्सिबल है तो वो आपके चैनल्स है, ठीक है। और चैनल्स क्या है, पैसिव प्रोसेस है,
मतलब चैनल से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपकी चैनल है। ठीक है। सबसे पहले टाइप के चैनल है लीकी चैनल्स। लीकी चैनल ऐसा है कि आपका किचन है और आपकी किचन में कोई डोर नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए कोई मतलब नहीं है, वो आपके ओपन चैनल्स हैं, हमेशा खुले रहते हैं, जिनको आपको कोई पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं है। कोई ड्रग दे लो वो तब भी खुले ही रहेंगे, कुछ कर लो आप, लीकी चैनल्स खुले ही रहेंगे। अब लीकी चैनल का रोल कहाँ आता है, मतलब चैनल खुला है तो किस लिए खुला है भैया। सबसे पहला लीकी चैनल का रोल है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो लीकी चैनल की वजह से ही बनता है। इसी की वजह से आपके पोटेशियम चैनल और पोटेशियम आयन और सोडियम आयन के बीच में आपका ग्रेडियंट बनता है, और आपकी क्या होता है, आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास के पॉजिटिव पोटेशियम के लीकी चैनल ज्यादा है, सोडियम के लीकी चैनल्स कम है, अगर हम नेचर में देखें तो। अगर आपके पास पोटेशियम के 8 लीकी चैनल हैं तो आपके पास सोडियम के 5 लीकी चैनल हैं, तो इस वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस आता है, और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। अगर लीकी चैनल ना हो तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, लीकी चैनल्स की वजह से आ रहा है। और लीकी चैनल्स मैंने आपको बताया पोटेशियम के ज्यादा होते हैं इस वजह से। सेकंड क्या है, गेटेड चैनल्स। अब गेटेड चैनल्स में आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इन चैनल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है सिग्नल्स पे। अब ये सिग्नल किसी भी तरीके का हो सकता है, हीट हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, कोई वोल्टेज में डिफरेंस हो सकता है, और कोई आपका लाइगेंड हो सकता है। अब ये लाइगेंड आपकी ड्रग भी हो सकती है, कोई फूड भी हो सकता है, और आपकी बॉडी में कोई प्रेजेंट फिजियोलॉजिकली कोई न्यूरोट्रांसमीटर, कोई प्रोटीन, कुछ भी हो सकता है जो आपका लाइगेंड। वोल्टेज में क्या है कि कोई ड्रग आपकी काम कर रही है जिससे आपका क्या हो रहा है कि आपका वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है। तो वोल्टेज में डिफरेंशिएशन की वजह से ये आपके आयन चैनल जो है क्लोज या ओपन होते हैं। तो आपके पास 3 टाइप के गेटेड चैनल्स हैं। वैसे तो आप मेनली डिवाइड करते हो दो में, लीकी चैनल्स और गेटेड चैनल्स। लेकिन गेटेड चैनल्स पे आप बहुत सारी ड्रग्स का इफेक्ट देखोगे। पहला है लाइगेंड गेटेड चैनल, फिर है मैकेनिकल गेटेड चैनल, और फिर है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल का रोल आप जो पढ़ते हो वो सीएनएस में पढ़ते हो, और लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स का रोल आप हर डिजीज में पढ़ते हो, चाहे वो जीआईटी हो, आपका चाहे आपका एएनएस हो, जो आपका सबसे मेन टॉपिक है, लोकल एनेस्थीसिया हो, जो भी है वो आप यहीं सारा पढ़ा लेते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई लाइगेंड चाहिए, कोई ड्रग चाहिए, कोई कंपाउंड चाहिए, कोई फूड चाहिए। मैकेनिकल गेटेड में कोई प्रेशर आप पे लगा रहा है, वो चाहिए। जैसे आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है तो हार्ट के चैनल्स पे इफेक्ट पड़ता है। वोल्टेज गेटेड में आपका अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस में चेंज आ रहे हैं तब भी आपका ये होगा। ठीक है। एक आपका थर्मोगेटेड भी होता है, जिसमें आपका हीट से आपके जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन या क्लोज होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला क्या है, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है। अब वोल्टेज में यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लिखा है। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आपका इन वोल्टेज में चेंज होता है तो आपका क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आता है और आपका आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। दैट इज द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। अब इसमें आपने कहीं पर कोई भी एनर्जी नहीं दी है, तो चैनल से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका क्या होता है, वो पैसिव होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिगेंड गेटेड चैनल। कि आपका कोई लाइगेंड आएगा वो बाइंड करेगा, जैसे ये आपका लाइगेंड है, ये कहीं बाइंड करेगा, और इसके बाद आपका जो है चैनल्स ओपन होंगे, दैट इज द लाइगेंड गेटेड। फिर है मकैनो सेंसिटिव, जिसमें आपका हीट, टेम्परेचर, प्रेशर सारे आ जाते हैं, कि आपका मैकेनिकल स्टिमुलाई आपको कोई मिलेगा और आपके चैनल ओपन होंगे। ठीक है। तो ये आपका चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट है। अब कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट क्या देखो, या अगर आप देखो ट्रांसपोर्टर के थ्रू कैसा होता है, तो उसमें आपका क्या है, कोई आपका ट्रांसपोर्टर है, कि आपका बीच में कोई कैरियर मॉलिक्यूल है, जिसको आपने यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, डाइपोर्ट में एंटीपोर्ट में पढ़ लिया, उस ये उस टाइप का है। और यहाँ पर स्पीड भी मेंशन है कि अगर आपका चैनल के थ्रू अगर कंपाउंड पास कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल पास कर रहा है, तो उसकी स्पीड 10⁸ 8 मॉलिक्यूल पर सेकंड है।
अगर कैरियर के थ्रू पॉइंट कर रहा है तो 10 से आपकी 10⁻⁴ मॉलिक्यूलर सेकेंड है, इतनी स्पीड से जाएगा। ट्रांसपोर्टर से भी इतना ही है, ठीक है। लेकिन आपको कैरियर और ट्रांसपोर्टर में ये एक्टिव एक्टिव हो सकता है, लेकिन आपका आयन चैनल जो है वो हमेशा ही आपका पैसिव रहेगा, ठीक है। आप पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको सब एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो, मान लो ये मैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अभी आपने देख लिया कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, इस चीज से ट्रांसपोर्ट होता है। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकल चीज की बात कर लेते हैं। मान लो कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, CO2 है, बेंजीन है, नाइट्रोजन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि नाइट्रोजन आपकी बॉडी में इतना फास्ट रिएक्ट क्यों करती है? क्योंकि बहुत इजीली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, इसलिए वाइग्रा का इफेक्ट बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है, और उससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, अगर इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, जैसे आप लैब में काम करते हो और अगर आप बेंजीन को सूंघ लो या बेंजीन पी जाओ, तो बहुत जल्दी से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस हो जाएगी। 10,000 मॉलिक्यूल पर सेकंड आपके हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। और वहीं आपका स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर पता है मतलब कि चार्ज है लेकिन स्मॉल है, आपका H2O है, यूरिया है, तो उसकी स्पीड आपकी 7,000 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड की है। वहीं लार्ज मॉलिक्यूल है लेकिन अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल है, या स्मॉल पोलर है लेकिन लार्ज है, अनचार्ज है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, तो आपका 1,000 मॉलिक्यूल पर सेकंड की स्पीड है, ठीक है। तो ये आप देखते रहना, आप इनके एग्जाम्पल याद रखो मत रखो, लेकिन ये याद रखना कि स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है तो इतनी स्पीड से जाएगा, अगर लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल है तो इतनी स्पीड से जाएगा, ठीक है। और अगर चार्ज मॉलिक्यूल है और पोलर है तो ATP है या एस्पार्टेट है, तो ये आपका 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड के हिसाब से आ जाएगा। और आयंस है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो वो आपके 10 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का आपका पैटर्न बताया हुआ है कि किस तरीके से क्रॉस करते हैं ये मॉलिक्यूल। इसलिए आपको लैब में थोड़ा सा बोला जाता है बेंजीन, टॉल्विन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इनसे थोड़ा सा बच के काम करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, एक चीज आप पढ़ते हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मेरे हिसाब से जितने फार्मा के बच्चे हैं, आधों को तो मतलब ही नहीं पता कि क्या होता क्या है, ठीक है। अब पहले यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखो, फर्स्ट वाले को। यहाँ पर क्या है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है इस पोर्शन में, और यहाँ पर हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब आपको नॉर्मल पता है कि अगर मान लो आपकी क्लास में ज्यादा भीड़ हो जाए तो बच्चे क्या करेंगे, बाहर निकलना शुरू करेंगे। तो आपको पता है कि जो मूवमेंट है वो आपका हाई टू लो होने वाला है, ठीक है। और ये जो आपका सोल्यूट में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है या ज्यादा है और अनचार्ज है, तब आप बोलते हो कि आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हुआ है। जब आपके पास कंसंट्रेशन में डिफरेंस है और जो कंपाउंड है वो क्या है, अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तब आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हुआ है, तो आपकी मूवमेंट होगी। अब मूवमेंट जनरली कहाँ होती है, हाई से लो होती है, ये आपकी पैसिव मूवमेंट है, और ये चैनल के थ्रू हो जाती है, ठीक है। और इसको आप क्या बोल देते हो, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये किसके थ्रू हो रही है, चैनल के थ्रू हो रही है, पैसिव प्रोसेस है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ पे आपने कोई एनर्जी नहीं लगाई। लेकिन वहीं अगर आपका मूवमेंट आपको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कराना है, तब आपको वहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी जो आप देते हो ये आप ATP की फॉर्म में देते हो, ठीक है। क्योंकि आपका अमाउंट कम है और आप उल्टा कर रहे हो, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से आप हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की कोशिश कर रहे हो। एक रूम अगर बच्चों से भरा हुआ है, या आप बस और ट्रेन में देखते हो, अगर ट्रेन पूरी फुल है और आपको ट्रेन में फिर भी चढ़ना है तो आपको धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, तो आपको क्या है, अपनी ATPs खर्च करनी पड़ेगी। तो लो टू हाई कंसंट्रेशन में जब भी जाते हो तो आप ATP खर्च करते हो, और ये प्रोसेस ज्यादातर आपका होता है पंप के थ्रू, ठीक है। जो आप सोडियम पोटाशियम पंप पढ़ते हो, सोडियम कैल्शियम पंप पढ़ते हो, तो पंप का मतलब ही यही है कि आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया था कि आपके घर में पानी आता है तो आप पंप या मोटर चलाते हो जिससे पानी आपकी छत तक पहुंचता है। वहां पर आप यही कर रहे हो, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से आप हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन पे जा रहे हो।
यानी आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हो और आप 36 फ्लोर पे पानी चढ़ा रहे हो, इसलिए वहां पर आपको एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो आपको पंप, एक तो आपको चैनल समझ में आ जाना चाहिए था कि चैनल से मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। इस मूवमेंट को आप पैसिव बोलोगे, वहां पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप लो से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन में जा रहे हो तो वहां पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर आपको पंप की नीड होगी। ठीक है, और ये जो आपका सेटअप हुआ था, ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है लो और हाई का अनचार्ज मॉलिक्यूल के बीच में। अब इसी कंडीशन को अगर मैं सेम ले रहा हूँ, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन और लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, अगर मैं इसको चार्ज फॉर्म में देख रहा हूँ, यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो आपका कंसंट्रेशन सेट होगा वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आप उसको बोलोगे, आप उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बोलोगे। अगर आपका सोल्यूट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है और वो सोल्यूट आपका चार्ज है, तब आप उसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हो। सीएनएस में आप बार बार यही पढ़ते हो, चेंज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, क्योंकि वहां पर आप आयंस के बीच में जो है आप डिफरेंस क्रिएट करते हो। सिमिलर चीज यहाँ पर है, अगर हाई से लो आ रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर ये चीज हो रही है चैनल के थ्रू, जो कि आपका पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लो से हाई हो रहा है तो आपको पंप की रिक्वायरमेंट है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एक्टिव प्रोसेस। तो ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जहां पर आपका अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में कंसंट्रेशन में डिफरेंस है लेकिन चार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि आपके आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के बीच में। आप बुक पढ़ो तो आपको ये वर्ड्स बहुत जगह लिखे हुए मिलेंगे, तो मतलब समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो ट्रांसपोर्ट की समरी है उसको हमने डिवाइड किया है सिंपल ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटी डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में देखो यहाँ पर जो आपकी लिपिड बायलेयर है उससे डायरेक्ट कंपाउंड आपका ट्रांसफर हो रहा है। इसमें हमें कुछ नहीं करा, हमने ना हमने कोई एनर्जी लगाई, ना हमने कोई जो है पंप का यूज किया, ना कोई चैनल का यूज किया, कुछ नहीं करा। डायरेक्टली कोई कंपाउंड था यहाँ पर और जो ये है इस तरफ मूव करेगा। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में भी आपको जो मूव कराना है, इसमें आपको क्या कराना है कि आपका सेचुरेशन नहीं आता इसमें, कितना भी कंपाउंड दे दो वो मूव मूव करता रहेगा, डिफ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, जबकि आपका जो फैसिलिटेटेड है, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है जिसको आपको एनहांस कराना पड़ रहा है, जिसमें किसी की मदद की जरूरत है, उसको आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हो। और आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है आपके चैनल से, ठीक है, या फिर आपके कैरियर से। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या तो आपका चैनल से हो रहा है या कैरियर, या फिर आप क्या बोल देते हो, ट्रांसपोर्टर से हो रहा है। ठीक है, और वही एक्टिव प्रोसेस जिसमें आपको एटीपी की नीड है, इसको हम आगे जाके डिवाइड करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है। तो एक आपका सिंपल डिफ्यूजन है, एक आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड में किसी की हेल्प की जरूरत है, अब हेल्प वो चैनल है, ट्रांसपोर्टर है, कैरियर है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पहले हम पढ़ रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो आपका सिंपल डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन विदाउट ए हेल्पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपका डिफ्यूजिंग पार्टिकल है और ये इधर आ, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, कि कंसंट्रेशन आपका इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो एक ग्रेडियंट सेटअप हो रहा है कम ज्यादा की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंपल डिफ्यूजन में ही देखो, सिंपल डिफ्यूजन में आपका इन्वॉल्व क्या है, बायलेयर इन्वॉल्व। ठीक है, यानी यहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी और चीज की हेल्प नहीं। तो आप पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगर आप यहां पर मैं लिखूं, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो कि आपका कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अलोंग होगा, जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहला आपका आ जाएगा सिंपल डिफ्यूजन, जो कि आपका लिपिड बायलेयर से हो रहा है, और सेकंड है आपका फैसिलिटेटेड। ठीक है, जिसमें आपको हेल्प की जरूरत है। अब फैसिलिटेटेड में आपका दो टाइप है, जो आप, एक पहला है आपका कैरियर मेडिएटेड और दूसरा है चैनल मेडिएटेड। अब आपको चैनल समझ में आ गया कि चैनल से आपका डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और ये जो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, अगर आप चैनल्स को देखो तो इन चैनल्स की ओपनिंग या क्लोजिंग तो डिपेंड करती है, आपको पता है कि तीन टाइप के गेटेड चैनल थे,
लाइगेंड गेटेड चैनल था, वोल्टेज गेटेड चैनल था, और एक आपका था मैकेनो सेंसिटिव, जिसमें आपका मैकेनिकल प्रेशर और हीट सारा आ जाता है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजिंग पार्टिकल अगर चैनल के थ्रू जा रहा है जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये भी आपका क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही हो रहा है। और वही कैरियर प्रोटीन है कि आपका कोई प्रोटीन है, जैसे ये कोई कैरियर प्रोटीन है, ये इस मॉलिक्यूल को यहाँ से जो आपका लिपिड बाइलेयर है इसके अंदर से पास करा रहा है। ठीक है, तो वो आपका कैरियर प्रोटीन है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा कि कैरियर प्रोटीन है, ये आपका आगे आएंगे जो आपके होते हैं। तो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड है। फैसिलिटेटेड में आप चैनल और ट्रांसपोर्ट या कैरियर को देखो। अब आप जो ड्रग देते हो तो वो ड्रग किसको ब्लॉक कर रही है, वो ड्रग आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ब्लॉक कर रही है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी किस पे ज्यादा काम कर रही है, चैनल पे काम कर रही है। ट्रांसपोर्टर पे भी करती है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टर या कैरियर पे नहीं करती है, दोनों उस पे भी करती है, लेकिन चैनल पे ज्यादा करती है। तो चैनल से क्या हो रहा है, आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो रुक रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, अगेंस्ट ग्रेडियंट हो रहा है, मतलब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी एटीपी की फॉर्म में पूरा होता है। और ये प्रोसेस आपकी थर्मोडायनामिकली जो है फिजिबल नहीं है, थर्मोडायनामिकली अगेंस्ट करा रहे हो। ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एक चीज आपकी क्या है, यहां पर एक चीज आपकी इधर आ रही है और एक चीज आपकी इधर आ रही है। ठीक है, दैट इज एंटीपोर्ट। तो प्राइमरी जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, एंटीपोर्ट है। ठीक है, और इसमें जो आपका एटीपी है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसकी जगह कई बार आप लाइट भी यूज करते हो। कई बैक्टीरिया में यहाँ पर एच म्यू जो आप प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह लेते हो वो भी होता है। ठीक है, कि इसकी वजह से आपका अलोंग द कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका ट्रांसफर हो रहा है। अब अगेंस्ट मतलब क्या है, कि जिस तरफ आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मान लो के पोटाशियम की कंसंट्रेशन इसी साइड हाई है और इस तरफ के की कंसंट्रेशन कम है, तो कम वाली साइड से, यहाँ पर अगर मैं लो लिखूं और यहाँ पर हाई लिखूं, तो कम वाली साइड से ज्यादा की तरफ भेजा जा रहा है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर अगर सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है और इस तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, तो लो से हाई की तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखना, लो से हाई मतलब आप किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी को समझ लो कि अगर नीचे से ऊपर उठना है तो आपको बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने का है, कि ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसमें आप देखो कहीं पे एटीपी का कोई रोल नहीं। एटीपी आप इसको कहीं दे ही नहीं रहे हो और आप इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हो। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट होने की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आपको मैंने बताया कि जब आपके आयंस होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन जो है, उनकी वजह से कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से जो आपका पोटेंशियल जनरेट होता है, उसकी वजह से जो है ये आपका आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप इसमें कहोगे कि एटीपी तो यूज हो नहीं रही है, तो हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर एटीपी यूज नहीं हो रही है, लेकिन इन आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, उसका यूज करके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एक साइड से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया इन आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से, उसका यूज कर लिया और हमें एटीपी का यूज नहीं करना पड़ा। दैट इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर किसका दिखाया, सोडियम और ग्लूकोज का। ये ट्रांसपोर्ट आपका एक्चुअल में होता है इंटेस्टाइन के एपिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप जो ओआरएस लेते हो, ओआरएस में क्या होता है, सोडियम और ग्लूकोज ही तो होता है, और आपको क्या करना है, लूज मोशंस को कम करना है, रोकना है, तो आपको क्या करना है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है। तो अगर आप सोडियम और ग्लूकोज को साथ में देते हो तो क्या होता है, वहां पर पोटेंशियल में आपका डिफरेंस आता है, और जिसकी वजह से आपका सिम्पोर्ट होता है, और आपका जो सोडियम और आयंस है वो आपके सेल के अंदर साइटोसोलिक वाली साइड आ जाता है। इसलिए आप ओआरएस देते हो
कि सोडियम जो है आपका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। ये आपका मेन काम है, ये आपका इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। डायरिया के टाइम पे आप इसलिए ओआरएस वगैरह देते हो। तो दैट इज नथिंग बट जस्ट ऑफ द चैनल, जो भी आपका जो ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उससे हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग यूनिपोर्ट से किया ताकि आपको समझ में आए कि सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या बोलेंगे। फिर आपको कोड ट्रांसपोर्ट बताया, कोड ट्रांसपोर्ट में आपने सिम ट्रांसपोर्ट और एंटीपोर्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अपने देखे चैनल, चैनल में आपने देखा कि आपके कितने टाइप के चैनल हैं। चैनल के बाद आप जो आए कि आपका जो अ, किस रेट से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस तरीके का, जिसमें आपका डायग्राम था और यहाँ पर स्पीड लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है आप आ रहे हो कि मैकेनिज्म क्या है, जो आप डिफ्यूजन में पढ़े। पहला आपने पढ़ा पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव में आपने क्या पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन के साथ पढ़ा आपने फैसिलिटेटेड, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको हो रहा था चैनल से और आपके ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल से। जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपको एटीपी की नीड है, सेकेंडरी में आपको एटीपी की नीड नहीं है, और ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये आपका सिंपल डिफ्यूजन है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखो। अब सिंपल डिफ्यूजन जब हो रहा है यहां से, तो इसका सैचुरेशन नहीं आता है। जैसे आप क्या करते हो, ठंडे पानी में आप जब चीनी मिलाने की कोशिश करते हो तो वो मिलती नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, आपका सैचुरेशन आ जाता है। क्योंकि आपका पानी जब ठंडा है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है कि जहां पर आपका शुगर का मॉलिक्यूल जाके प्रेजेंट हो सके, इसलिए वहां सैचुरेशन आ जाता है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में आपका सैचुरेशन नहीं आता है, ठीक है। बहुत रेयर चांस है कि आपका सैचुरेशन आए, ठीक है। क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्ट है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और ये जाता ही रहता है मेनली, बहुत कम सैचुरेशन आता है, ठीक है। और सिंपल डिफ्यूजन आप एक बात याद रखना, हमेशा आप लिपिड बायलेयर को लेके बताते हो, ठीक है। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लिपिड बायलेयर से है। नॉन पोलर सोल्यूट के लिए ये नहीं, नॉन पोलर सोल्यूट के लिए है सिर्फ। अगर आप पोलर सोल्यूट देखोगे तो सिंपल डिफ्यूजन से वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। और इसमें आपका सेचुरेशन जो है वो नहीं आता, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, सिंपल डिफ्यूजन का एक क्वेश्चन जो आपसे जीपेट में बहुत बार पूछा गया, यानी जनरल फार्माकोलॉजी में बहुत बार पूछा गया है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आप शायद जो है इंजीनियरिंग में भी इसको पढ़ते हो। अब एक बात बताओ, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये मॉलिक्यूल है, इस इक्वेशन को आप भूल भी जाओ। इसको मुझे यहाँ से ट्रांसपोर्ट कराना है, लिपिड बायलेयर है, तो इसका ट्रांसपोर्ट किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, इसका लिपिड कितना है इसमें, कि इसका लिपोफिलिसिटी कितनी है, पहली चीज तो इस पे डिपेंड करता है। उसको आप बोल देते हो हाइड्रोफोबिसिटी। सेकंड क्या है, इसका सोल्यूट का साइज क्या है। अगर इसका सोल्यूट का साइज जितना कम है उतनी जल्दी से ये आपका मॉलिक्यूल इधर से पास हो जाएगा। जैसे एक आपने ड्रग बनाई 600 डाल्टन की, और एक आपने बनाई 800 डाल्टन की, तो आपकी ड्रग है जो 600 डाल्टन की है वो आपकी इजिली पास कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ सोल्यूट, ये आपका हो गया। इसके अलावा क्या है, टेम्परेचर। जितना आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने चांसेस है कि ये इससे पास कर जाएगा। इसका रीजन आपका कुछ नहीं है, काइनेटिक मूवमेंट्स है, इसके मूवमेंट ज्यादा होगी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी आपकी कम होगी उतना जल्दी जो है आपका मॉलिक्यूल पास कर जाएगा, ठीक है। विस्कोसिटी यहाँ पर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ले लो या चाहे आप सोल्यूट की ले लो, दोनों वैलिड है। जिसकी विस्कोसिटी कम है वो उतना पास कर जाएगा, ठीक है। और एक होता है आपका डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, कि इसकी वैल्यू कितनी है, कि कितना जो है पास कर सकता है, ठीक है। इसमें आपकी एक और चीज होती है, वो है आपकी थिकनेस। अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस को बढ़ा दिया जाए, मान लो अगर यहाँ पर ये थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम है, अगर मैं इसको 35 एंगस्ट्रॉम कर दूं, इस और इस लाइन को मैं हटा के अगर इतना बड़ा कर दूं, तो अब मॉलिक्यूल का पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिक्स लॉ जो है वो डिफ्यूजन को ही बताता है कि आपका जो डिफ्यूजन है वो किस चीज से होगा, कैसे होगा। और हर एक मॉलिक्यूल का कोई ना कोई डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है जो हमने पहले से निकाला हुआ है। लेकिन आपसे जो पूछा जाता है वो आपसे इक्वेशन पूछी जाती है और आपसे फैक्टर्स पूछे जाते हैं,
ठीक है। तो फैक्टर्स आप मेरे हिसाब से इजीली बता सकते हो कि अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है तो इजीली पास कर जाएगा, मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तब भी पास कर जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है तब भी पास कर जाएगा, विस्कोसिटी कम है तो पास कर जाएगा, थिकनेस कम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो पास कर जाएगा, ठीक है, आपको फेवर में देखना है। तो ये सारा आपका इसमें आ जाता है। एक टाइप आप और भी कर सकते हो कि पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस कितना है, वो भी आपका एक फैक्टर रहता है, ठीक है। तो ये आपका फिक्स लॉ है। इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो मैंने आपको बताया था किससे हो रहा है, आपका चैनल से हो रहा है या फिर आपका कैरियर मेडिएटेड मॉलिक्यूल से हो रहा है। अब चैनल में देखो और इसमें डिफरेंस देखो। चैनल क्या है, हायर ट्रांसपोर्ट रेट से होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपकी ड्रग रिसेप्टर पे काम कर रही है, एंजाइम पे काम कर रही है, आयन चैनल पे काम कर रही है और ट्रांसपोर्टर पे काम कर रही है, तो सबसे ज्यादा जल्दी इफेक्ट किस में आएगा, तो आपका आंसर होता है आयन चैनल, क्योंकि अगर आपकी ड्रग आयन चैनल पे काम कर रही है तो सबसे जल्दी इफेक्ट आएगा। अगर रिसेप्टर पे काम कर रही है तब भी इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आने वाला है, एंजाइम पे काम कर रही है तब भी नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टर पे काम कर रही है तब भी नहीं आएगा। आयन चैनल सबसे फास्टेस्ट है, इस पे अगर काम करा तो आपका उसी टाइम जो है आपका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा ड्रग का। इसलिए आप कैल्शियम चैनल ब्लोकर, सोडियम आयन ब्लोकर, सोडियम चैनल ब्लोकर बहुत जल्दी देते हो जब आपके सीवियर केसेस होते हैं। उसके बाद क्या, लेस स्पेसिफिक, जो आपके चैनल है वो लेस स्पेसिफिक है, किसी को भी आने जाने देते हैं, बहुत कम चेकिंग होती है यहाँ पे कि कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। लेस केस ऑफ सेचुरेशन, बहुत कम सेचुरेशन के केस जो है देखे जाते हैं, जैसे लीकी चैनल है, लीकी चैनल कभी सेचुरेट ही नहीं होता, ओपन ही रहता है, ठीक है, तो सेचुरेशन का केस कम है। और चैनल से आपको पता है पैसिव प्रोसेस है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इस तरीके से आपका चलता है, दैट इज चैनल। अब कैरियर मेडिएटेड क्या है, कैरियर मेडिएटेड में क्या है, एक तो ये स्पेसिफिक ज्यादा है। अब स्पेसिफिक होने की वजह से क्या है, इसका ट्रांसपोर्ट रेट कम है, स्पेसिफिक ज्यादा है, सेचुरेशन ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास अगर 50 कैरियर मॉलिक्यूल हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो अगर ये 50 कैरियर मॉलिक्यूल एक बार में यूज हो गए, ठीक है, तो हम आने वाली ड्रग को जो है ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाएंगे। जैसे मान लो अगर ये 50 मॉलिक्यूल्स हैं और ये 50 मॉलिक्यूल इस कंपाउंड को इधर लेके गए, तो ये 50 मॉलिक्यूल इधर आ गए और आपका कंपाउंड इधर आ गया, ठीक है। अब इन 50 मॉलिक्यूल्स को दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो या ये फ्री नहीं होंगे, आप इस तरीके से समझ लो कि ये फ्री नहीं होते हैं। अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा ड्रग आ जाए तो ये फ्री नहीं होते, बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं तो टाइम नहीं दे पाते, ठीक। तो आपके कैरियर मॉलिक्यूल जो हैं ये आपकी एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप की प्रोसेस में काम आते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ग्लूकोज का जो क्राइनोलॉजी का चैप्टर आप इसी में देखोगे, ठीक है। तो इसका मैंने एग्जांपल लिया ग्लूट का। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है आपकी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ग्लूट को देखो तो ये कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, हार्ट पे प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल पे प्रेजेंट है, फैट पे प्रेजेंट है, फैट की जगह आप लिख लो एडिपोज टिश्यू पे प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन पे है, पेनक्रियास बीटा सेल पे है, लिवर पे, ठीक है। 14 टाइप के ग्लूट्स मिलते हैं ह्यूमन में, ठीक है, और ये यूनिपोर्ट है। यूनिपोर्ट का मतलब है एक ही जगह ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब दिक्कत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। अगर आप कोई खाना खाते हो, फ्रक्टोज लेते हो या फिर आप ग्लैक्टोज लेते हो, उसका भी ट्रांसपोर्ट यही ग्लूट ही कराता है, सिर्फ ग्लूकोज से स्पेसिफिक नहीं है। ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज जो आपके आपके हेक्सोकाइनेज वाली शुगर है, उनका भी ट्रांसपोर्ट ये ग्लूट ही कराता है, ठीक है। जैसे अभी हम इंटेस्टाइन में देख रहे थे, इंटेस्टाइन में वहां पर आपका क्या था, सोडियम और जो है आपका कुछ ग्लूकोज का आपका जो है सिम्पोर्ट चल रहा था यहाँ पर, जो हमने यहाँ देखा था। अब ग्लूकोज यहाँ तो आ गया, लेकिन ग्लूकोज को ब्लड में भेजना है तो वहां पर कुछ चाहिए ना, तो अब इंटेस्टाइन में देखो वहां ग्लूट 2 है, ग्लूकोज तो आ गया आपके पास, लेकिन ग्लूकोज को आगे भेजने के लिए आपके पास ग्लूट 2 है। ग्लूट 2 अगर काम करना बंद कर देगा तो आपका
जो ग्लूकोज है वो ब्लड में आना बंद हो जाएगा, आप एनर्जी नहीं ले पाओगे। इसी तरीके से अगर आप डायबिटीज बोलते हो, खासकर टाइप 2 डायबिटीज बोलते हो, तो टाइप 2 डायबिटीज में आप क्या बोलते हो कि आपके जो एडिपोज टिश्यूज हैं और जो आपकी मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ग्लूकोज को सेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पर आपका ब्रेक क्या हो रहा है, फैट मॉलिक्यूल एडिपोज में देखो ग्लूट 4 काम नहीं कर रहा है, वहीं स्केलेटल मसल में आपका ग्लूट 4 काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपको अगर ये सब पता है तो आपको डायबिटीज वगैरह समझ में आएगा, वरना रट्टा कितना मार लो आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ग्लूट का ये रोल है, ये आपका ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है। ब्रेन में ग्लूट 3 है, लीवर में ग्लूट 2 है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खासकर आपसे पूछा जाता है ग्लूट 4 के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इंटेस्टाइन यहाँ पर ग्लूट का एब्जॉर्प्शन दे रहे हो इंटेस्टाइन में, और अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तब भी आपका ग्लूट 2 जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा लेगा, अंदर एंट्री दे देगा। लेकिन ग्लूट 4 जो है, ग्लूट 4 आपका इंसुलिन डिपेंडेंट है। अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं है तो ग्लूट 4 काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ही आपकी बॉडी में अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है और 10-15 साल टाइप 2 डायबिटीज रह गया, तो उसको 10-15 साल में टाइप 2 के साथ साथ टाइप 1 डायबिटीज भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन होना ही बंद हो जाएगा, या कम हो रहा है तब आप टाइप 2 बोलते हो, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। ग्लूट 4 पहले ही काम नहीं कर रहा था इंसुलिन की कमी की वजह से, अब इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गया तो आप उसको क्या बोलोगे, टाइप 1 भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ ग्लूट 4 का रोल आता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ग्लूट है, जैसे ग्लूट 1 है आरबीसी पे है, ग्लूट 2 है आपका लीवर पे है। ठीक है, अब यहाँ देखो ग्लूट 1 ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर हार्ट एक्सटेंट, ये आपका इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ग्लूट 2 आपका लीवर पेनक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। हाई केएम वैल्यू, एक बात याद रखना, आप केएम वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी कम आपकी एफिनिटी होगी। ठीक है, केएम को आप क्या बोलते हो, मिशेलिस मिशेल मेंशन कांस्टेंट आप इसे बोलते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है उतनी कम एफिनिटी होती है। ठीक है, ग्लूट 3 देखो, यहाँ पर इंसुलिन जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है, लो केएम है, हाई एफिनिटी है। और वहीं ग्लूट 4 स्केलेटल मसल एडिपोज टिश्यू और हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका इंसुलिन क्या है, डिपेंडेंट है, और यहाँ के एम वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ के एम वैल्यू हाई है और एफिनिटी लो हो जाती है, इस तरीके से आपका कुछ चलता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो ग्लूट 4 है ये आपका क्या है, ये आपका इंसुलिन डिपेंडेंट है। अगर इंसुलिन होगा तभी ओपन होगा। ठीक है, अब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट देखो, ग्लूट 1 या कोई और ग्लूट कैसे करा रहा है, तो ये ग्लूकोज है। अब आपको पता है ग्लूकोज क्या है, आपका पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन अनचार्ज है। ठीक है, कोई ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा हुआ ऊपर। तो ये जो आपका ग्लूट 1 है, अगर ये नहीं होगा तो ग्लूकोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, इसको पहले पैक करता है, पैक करने के बाद जो है इसको इधर रिलीज कर देता है, और फिर से ये ग्लूट 2 इस तरीके से हो जाता है। अगर यहाँ पर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आते जाएं आते जाएं आते जाएं, तो इसका काम क्या है, ग्लूट 1 का या ग्लूट 2 का, इनका काम स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सैचुरेट हो जाते हैं, दैट इज ग्लूट 1। इसके अलावा कोई और भी ग्लूट आप ले सकते हो। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है। सिमिलरली आपको मैंने जो एग्जांपल बताया था क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का, जिसमें आपने बैंड 3 प्रोटीन पढ़ा था, वो भी आपका एक टाइप का क्या है, ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है, ग्लूट की तरह है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया ग्लूट 4 इंसुलिन डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्या है, चैनल प्रोटीन्स। ये तो आपने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टर कौन कौन से हैं। अब आप पढ़ लो चैनल आपकी बॉडी में कौन से हैं। टाइप आपने चैनल्स के पढ़ लिए थे, गेटेड है और लीकी है। गेट में भी आपका दो दो तीन टाइप के हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, एक आप पढ़ते हो एक्वापोरिन और एक आप पढ़ते हो आयनोफोर। बहुत सारी ड्रग्स आपकी एक्वापोरिन के थ्रू पास होती है। ठीक है, एक्वापोरिन जब आप देखते हो, इफ चैनल रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनिक ट्रांसपोर्ट, अगर किसी आयनिक कंपाउंड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब आप उसको बोलते हो आयनिक चैनल। अगर नॉन आयनिक कंपाउंड का कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब आप उसको बोल देते हो
नॉन आयनिक ट्रांसपोर्ट या नॉन आयनिक चैनल। ठीक है, तो ये आपका चलता है। तो एक्वापोरिन और आपका आयनोफोर, ये दो हमारे पास मेनली रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब एक्वापोरिन देखो, अब एक्वा का मतलब आपको पता है कि वाटर है, और वाटर आपका H2O है। अब H2O के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो आप इसको क्या बोलोगे, नॉन आयनिक चैनल। ठीक है, ये आपका एक्वापोरिन है जो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और इसकी एक खास बात होती है एक्वापोरिन की, इसके पास एक एनपीएफ मोटिफ होता है। एनपीएफ मोटिफ, मोटिफ क्या होता है, ये आपका प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसमें आपका 3-4 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एक आपका होता है एस्पार्जिन, एक आपका होता है प्रोलीन, और एक आपका होता है एलानिन। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पास कर जाता है। ठीक है, ये ओपन एंड गेटेड चैनल है, दोनों होता है। टिश्यू स्पेसिफिक है, आपका हर एक टिश्यू में आपको अलग टाइप का एक्वापोरिन मिलेगा। जैसे एक्वापोरिन 1 कहीं मिलेगा, 2 कहीं मिलेगा, 3 कहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मेनली आप जो फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो वो एक्वापोरिन 2 पढ़ते हो, जहां पर आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो काम करता है। और ये ADH2 और ये एक्वा 2 कहाँ है, ये आपका किडनी में प्रेजेंट होता है, एक्वापोरिन 2। अगर एक्वापोरिन 1 और 2 देखो तो ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एक्वापोरिन 3 और 4 देखो तो वाटर, ग्लिसरॉल और अमोनिया में हेल्प करता है। 2 को याद रख लो, मेन है, बाकी सारों को याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 को याद रख लो, बहुत है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के एक्वापोरिन है। एक्वापोरिन 1 है, एक्वापोरिन 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से आपके एक्वापोरिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको 2 का याद रखना है क्योंकि 2 में आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का रोल है, जो कि आपकी बॉडी में ओस्मोलैरिटी बनाए रखता है। इसका दूसरा नाम आई थिंक डेस्मोप्रेसिन होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। ठीक है, ये आपका वैजो कंस्ट्रिक्शन भी कराता है। ब्लड प्रेशर अगर किसी का कम हो गया है और बढ़ाना है तो आप डेस्मोप्रेसिन वगैरह दे दो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका आयनोफोर। आयनोफोर क्या है, जैसे ये मान लो आपने एक पढ़ा होगा मास्किंग एजेंट, जो कि आपका छुपा देता है। तो ये जो कंपाउंड है ये आपका मास्किंग एजेंट होता है, जो आयनोफोर है। ये क्या करते हैं, चार्ज को जो है आपका मास्क कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कोई आया, आपका कंपाउंड आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को अपने अंदर छुपा लेगा। और ये खुद जो है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, ग्रीन कलर वाला, अपने अंदर छुपा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर पास करा, दैट इज आयनोफोर। ठीक है, दो आयनोफोर के एग्जाम्पल है हमारे पास। एक है वेनको वेलिनोमाइसिन, जो आपकी ड्रग है, वो आपकी मोबाइल आयन कैरियर है, वो भी इसी तरीके से कैरियर करती है। एक है आपका ग्रेमिसिडिन, वो आपका चैनल फॉर्मर है, कि आपका चैनल बना देती है जिससे आपका ये आयन वाले मॉलिक्यूल जो है पास कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, लिपिड सॉल्यूबल है, ट्रांसपोर्ट करता है इनऑर्गेनिक आयन का और शील्ड कर देता है चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो बचा है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर पंप्स बचे। ठीक है, अब पंप में आपको मैंने बता दिया कि आपको कहीं ना कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये